नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में फिर एक मरतबा आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा ख़बरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। नाजरीन, आज की शुरुआत करते हैं मणिपुर से। जी हाँ नाजरीन, पिछले 2 सालों से मणिपुर आग में झुलस रहा है और मणिपुर की आवाम के लिए जो कमाई का ज़रिया है, उनके आमद रफ्त के रास्ते हैं, कौमी शाहरा 2 और कौमी शाहरा 27, वो भी बंद है, जिसकी वजह से काफ़ी दुश्वारियाँ मणिपुर की आवाम को पेश आ रही हैं। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जा साहब। जी देखिए, 1 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है मणिपुर में जिस तरह के 2 साल के करीब का अरसा होगा जी। जिस तरह के हालात पैदा किए गए हैं। हाल ही में जो है मणिपुर के लोगों ने जो है वो जो तशद्दुद हुआ था उसकी याद में जो है वहाँ पे प्रोग्राम भी मुनक्किद किए थे और हुकूमत से मुतालबा किया था उन्होंने कि यहाँ पे क़याम अमन के लिए इक़दाम किए जाएँ और जो लोग आज भी कैंपों में ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं उनको अपने घरों में लाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। तो इस सिलसिले में इम्फाल में एहतजाजी मुज़ाहरे भी किए गए थे। हत्ता कि दिल्ली में भी जो है मणिपुर के लोग आए थे मरकज़ी हुकूमत को जो है से नुमाइंदगी करने के लिए। जंतर मंतर पे भी उन्होंने एहतजाजी मुज़ाहरा किया था और उन्होंने कहा था, उन्होंने शिकायत भी की थी कि वज़ीर-ए-आज़म एक बार भी जो है मणिपुर नहीं आए हैं। इतना जो है बुरे हालात होने के बावजूद, इतने तशद्दुद के बावजूद, इतने जो है संगीनी के बावजूद आज तक जो है वज़ीर-ए-आज़म मणिपुर के लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए, हौसला अफजाई के लिए वो मणिपुर नहीं आए। अब देखिए, पहलगाम वाक़ये के बाद वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा कर रहे हैं। खुद जो है अमित शाह पूंछ गए थे, अभी हाल में वो पूंछ गए थे जो बिल्कुल सरहद फ़ौजी सरबराहान से उन्होंने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने भी फ़ौजी सरबराहान से यकीनन मुलाकात की है। मगर यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें हैं मणिपुर में सज्जाद साहब। एक तो ये है कि तशद्दुद की वजह से पूरा मणिपुर झुलस रहा है, जल रहा है, जल कर खाकस्तर हो गया है। 2 साल से ठप है बिल्कुल। दूसरा क्या, वहाँ पर कारोबार वगैरह जो है वो पूरे बंद है और वो कारोबार वगैरह जो बंद है उस पे और मजीद जो असर पड़ रहा है लोगों की आमद रफ्त में। तिजारती जो काफिले आते हैं, तिजारत के गर्ज से लोग अड़ोस पड़ोस के इलाकों में जाते हैं और वहां पर कुछ काम कारोबार करते हैं या फिर काम की तलाश में वो लोग जाते हैं। तो एक बड़ी शाहरा मानी जाती है कौमी शाहरा 2 और कौमी शाहरा 37 जो है वो जो बड़ी शाहरा मानी जाती है, मणिपुर को जोड़ती है वो दूसरे इलाकों से, बाकी हिंदुस्तान से जोड़ते हैं, बाकी हिंदुस्तान से दोनों शाहराएं जोड़ती हैं। तो लेकिन वहां पर ये जो शाहराएं बंद हो जाने की वजह से वहां मैं आज सवेरे जब हम ये तैयारी कर रहे थे यहाँ पर आने की, तो ANI के कुछ वीडियोस थे मैं देख रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि वो उन रास्तों पर जो गाड़ियां गुजर रही है वो सख्त सिक्योरिटी चेकिंग के बाद वहां से गाड़ियां गुजर रही हैं। बिल्कुल। तो माबाकी जो जिंदगी है वहां पे बिल्कुल ठप होके रह गई है। बिल्कुल। देखिए, मणिपुर को ऐसे कर दिया गया है कि जैसे कि वो जो है एक अछूत इलाका हो, इस तरह के जो है हालात बना दिए हैं। आपने बहुत बेहतरीन एक इस्तेलाह वो इस्तेमाल किए यहाँ पर। बिल्कुल काट दिया गया है, बिल्कुल काट दिया गया, बिल्कुल कट गया है, अछूता इलाका उसको बना दिया गया है। तो लेकिन क्योंकि मणिपुर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और वहाँ की आवाम जो है वो हिंदुस्तानी शहरी है, उन्हें फख्र है और उन्होंने अब बारहा इस बात का इजहार किया है कि हम हिंदुस्तानी जमहूरी हिंदुस्तान के शहरी होने पर हमें फख्र है। तो वहाँ के लोगों के लिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ इक़दाम उठाएं उनकी बहाली के लिए। बिल्कुल। उनकी अब देखिए 2 शाहरा, जैसा कि आपने कहा, 2 शाहरा बंद हैं। कौमी शाहरा नंबर 2 और कौमी शाहरा नंबर जो है 37 बंद है। 2 शाहराहों के बंद होने का मतलब ये हुआ कि ना वहाँ कोई चीज़ आ सकती है, ना वहाँ से कोई चीज़ बाहर जा सकती है। इस तरह के हालात वहाँ पे बना दिए गए हैं। फिर देखिए, हमेशा देखा गया है कि कौमी शाहराहों पे छोटे दुकानदार, छोटे स्टॉल जो फुटपाथ के कारोबारी हैं या फिर जो है ठेला बंडी लगाते हैं या फिर जिनकी झोपड़ियों में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, वो छोटे कारोबारी इन शाहराहों की आमद रफ्त की वजह से अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना लेते हैं। चाय बेचने का जो है काम किया जाता है, फ्रूट बेचने का काम वहाँ पे कौमी शाहरा पे आपने भी देखा होगा। हर शाहरा पे
जब लोग जाते हैं तो छोटे चाय, मोटे ढाबे होते हैं, वहाँ बिल्कुल पे ढाबे खाने हैं की अशिया दस्तियाब रहती है। छोटे जी कहीं पे कुछ अगर ज्यादा तरक्की याफ्ता अगर कोई जी, शाहराए हैं तो वहाँ पर अच्छे मॉल्स होते हैं, वहाँ मॉल्स भी पर होते हैं बड़े बड़े ग्रोसरीज होते हैं, जी। वहाँ पर के वहाँ पे दुकानें होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है यकीनन आप कह रहे थे कि छोटे कारोबारियों जी के लिए बड़ी मुफीद ये शाहराएं होती बिल्कुल, हैं। उनकी रोजी रोटी जी का जो है एक जरिया होते हैं, बल्कि ये कहे कि ज़िंदगी का जो है एक रास्ता होता है। ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी के लिए एक रास्ते की शक्ल वो कौमी शाहराहें रखती हैं। लेकिन अफसोस के वहाँ पे जो है, पहले तो मणिपुर की हालात ख़राब, वहाँ पे कुकी और माइती कबीले के माबीन जो तशद्दुद हुआ उसका सिलसिला आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी जो है हुकूमत की जानिब से धमकियाँ दी जाती हैं कि हथियार ला के जमा करा दो। जी आप अंदाज़ा लगाइए कि धमकियाँ आप दी जा रही हैं, ऐलान किए जा रहे हैं कि जिसने भी जो है, जिसके पास भी जो है गैर कानूनी असला है, हथियार हैं, वो ला के जमा कर दें। तो इसका मतलब आज भी वहाँ के लोगों में कुछ ग्रुपों के हाथों में हथियार हैं। जी, ये नहीं यकीनन जी हमने देखा है और हमने इस मामले इन मामलात पर बहस भी की है, बात भी की है। जब ये तशद्दुद मतलब पूरे अपने उरूज पर था मणिपुर जी में, माइती और कुकीज़ के दरमियान में, उस जी दरमियान में पुलिस चौकियों पर हमले हुए अवाम की जी जानिब से, और जो सरकारी हथियार है छीन लिए जो वो गया। छीन लिए गए, वो जी छीन कर लोग लेकर गायब हो गए। तो जी यकीनन वो जो हथियार, सरकारी हथियार जो छीना गया है, जी वो उसको वापस करना, उसको वापस लेना ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। जी नस्ल की बरकरारी, नज़्म ज़ब्त की बरकरारी, अमन और इस्तेहकाम कायम करने की जो जिम्मेदारियाँ हैं, वो जिम्मेदारियाँ यकीनन रियासती और मरकज़ी हुकूमत पर होती है। मगर क्योंकि अब सदर राज है जी मणिपुर में, तो ये मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल और मरकज़ी हुकूमत के ये जो नज़्म ज़ब्त, नज़्म नस्क की बरकरारी, अमन और इस्तेहकाम के क़याम के अलावा भी ये जिम्मेदारी हो जाती है मरकज़ी हुकूमत की, क्योंकि वहाँ पर अब वहाँ पे सदर राज है। तो ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आवाम को फलाह व बहबूद किस तरीके से आवाम को सहूलतें पहुँचाई जाए, आवाम के लिए रास्ते फराहम किए जाएँ, आवाम को एक आम जिंदगी जीने की तरफ किस तरह लाया जाए, उन्हें किस तरह मोड़ा जाए, ये जिम्मेदारी मरकज़ पर अब आयद होती है। बिल्कुल, देखिए मरकज़ की पूरी जिम्मेदारी है। बार बार देखिए वज़ीर दाखिला गए थे वहाँ पे मणिपुर, तो उन्होंने दावा किया था कि हम जो है मणिपुर में आम जिंदगी को बहाल करने के लिए जो है सख्त इक़दाम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे आज तक भी जो है लोग अपने घरों को जाने से खौफ खा रहे हैं। तो आप सख्त अंदाज़ा इक़दाम तो लगाइए। कहीं नजर जी नहीं आए, बिल्कुल 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 नजर नहीं आए। बिल्कुल नज़र नहीं जिस आया तरीके बात। के दावे वजीर दाखिला अमित शाह ने मणिपुर के दौरों के दौरान किए थे, वो उन पर अमल आवारी कहीं पर भी नजर नहीं आई। बिल्कुल एक जब आप अक्सर गौर करें, शायद ये हो सकता है कि ये इल्ज़ाम भी हो जाए, मेरा कहना शायद हो सकता है बहुत सारे जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, उनको बुरा भी लग जाए, मगर जब भी हम गौर करें, अगर वो जो टर्म यूज करते हैं अमित शाह, क्रोनोलॉजी अगर देखें हम, जी तो जब जब अमित शाह दौरा करें, अमित शाह की जब जब वापसी हुई है, मणिपुर में तशद्दुद हुआ है। बिल्कुल तशद्दुद यकीनन। के वाकयात, छोटे या बड़े तशद्दुद के वाकयात, मरकजी जो टीम है उनके दौरे के बाद, खास तौर पर अमित शाह के दौरे के बाद, वहां पर इस तरीके के वाकयात पेश आए हैं। बिल्कुल, देखिए मुकामी लोगों ने, जो कबायली हैं वहाँ के मणिपुर के, उन्होंने जंतर मंतर पे एहतजाजी मुजाहरा किया था और उन्होंने मणिपुर में हालात बहाल करने, अमन के क़याम को यकीनी बनाने और वहाँ कैंपों में मौजूद लोगों को जो है उनके घरों को जो है महफूज बनाने, उनके घरों के जो जला दिए गए हैं घर, उनको बहाल करने का जो है मुतालबा किया था। तो उनसे जब मीडिया के लोगों ने बात की, उनसे पूछा मणिपुर के हालात के बारे में, तो उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा था कि यहाँ सरपरस्ती हुई है, चाहे आप हुकूमत की कह लें, चाहे आप किसी और जो है ग्रुप की कह लें। उन्होंने कहा कि यहाँ जिस तरीके से एक ग्रुप को, जिस तरीके से जो उसने तशद्दुद किया है, उसने वहाँ पे घर जलाए हैं, बस्तियाँ जलाई हैं, जुल्म सितम के जो है पहाड़ तोड़े गए थे, तो वो उनका ये कहना था कि उनको सरपरस्ती हासिल थी। अब चाहे वो आप मुकामी वहाँ की जो है रियासती सरकार की कह लें या फिर जो है किसी और की कह लें, तो उनका ये कहना था कि इनको सरपरस्ती हासिल थी, जिसके नतीजे में वो जो है बहुत ही जारहाना अंदाज में जो है हमले करते और हालात ख़राब करते। और उन्होंने ये तक कहा था कि जो लोग हमले करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं,
जी। ग्रुप, उनका कहना था कि ग्रुप का ग्रुप आता है अचानक, ग्रुप का ग्रुप आता है, हमले फिर करता है, हमले कुकीज। करता है, जलाता है, देखिए फायरिंग मणिपुर, करता है। जी मणिपुर की तारीख में पहली मर्तबा मणिपुर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, जी कुकीज और मैतीस। जी देखिए बिल्कुल। ये कबाइली जो मैती जो तबका है समाज, मैती समाज जी जो है वो कबाइली लोग हैं, और उनमें ये कहा जा रहा है, बहुत सारी रिपोर्ट्स इस बात का इंकशाफ करती हैं कि उनमें जो कन्वर्सेशन है ईसाइयत की तरफ, जी उनका जो वो है तबादला जहन जी बदला है, जी वो ज़्यादा है वो कबाइली बिल्कुल लोगों में। तो बिल्कुल। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर भी तकसीम की सियासत हो गई। ये चूंकि बीजेपी की ये हुकूमत थी, वहाँ पर बीजेपी जी इक़्तिदार में आई थी, जी और बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद वहाँ पर ये तकसीम की लकीर खींची गई जी बिल्कुल कुकीस और मैतीस के दरमियान में। उससे बिल्कुल। पहले छोटे मोटे इक्के दुक्के वाक़यात वहाँ पर हुए थे, मगर इस पैमाने पर इतनी बड़ी दुश्मनी आपस में, अब तो ये हाल है मणिपुर में कि वो जो लोग, हालात अमन बहाल भी हो जाए, इस्तेहकाम भी आ जाए, मगर कुकीज और मैतीस जब एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो वो जो जख्म लगे हैं वो समाजों पर, वो दोबारा फिर ताज़ा हो जाएंगे। क्योंकि बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारे मामला हमने देखे, बरहाना जो जी परेड हुई खवातीन की, बिल्कुल। इज्तिमाई असमत रेजियाँ जो जी हुई खवातीन जी के साथ, तो ये बिल्कुल। वाक़यात हैं, नाकाबिले फरामोश वाक़यात हैं, और ये कभी ये जहनों से वो समाज के जो मुतासिर निकालना। हुआ है इन हालात से, उनसे उसमें से निकलना उनका मुश्किल है। तो इन हालात में बड़े पैमाने पर हुकूमतों को ये चाहिए, अब वजीर, वहाँ पर गवर्नर राज है, सदर राज है वहाँ पर, तो ये चाहिए कि हुकूमत को कि भाई किसी सूरत से कंसल्टेशंस जो है, आपस में जो गुफ्तगू है दोनों ग्रुपों के दरमियान में, उसके मुशावरती और कंसल्टेशंस वहाँ पे शुरू किए जाए। जी बिल्कुल। देखिए, ये बार बार कहा जा रहा है कि आप एतमाद की बहाली के लिए काम कीजिए संजीदगी के साथ। वहाँ की जो सरकार थी मुकामी, वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर ने अचानक जिस तरीके से इस्तीफ़ा दिया था, आपको भी याद होगा, जी 6 महीने पहले वो दिल्ली गए थे, रात में दिल्ली जाते हैं, उनको होम मिनिस्ट्री से रिस्पांस नहीं मिलता है, और फिर खबरें ये आ रही थी कि वहाँ पे तशद्दुद दोबारा से जो है शुरू हो गया है, और बहुत बड़े पैमाने पे तशद्दुद हो रहा था। तो फिर मरकज़ी सरकार ने बहुत उनका सपोर्ट किया, मरकज़ी सरकार ने, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मुकामी लोग तो सीधे चीफ मिनिस्टर को इल्ज़ाम देते हैं कि जो तशद्दुद की बुनियादी वजह है यही है। तो बहरहाल उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, और वहाँ पे मरकज़ी सरकार को गवर्नर राज के लिए मजबूर होना पड़ा, सदर राज के लिए। तो अभी सदर राज के जो है हालात हैं, वहाँ पे सदर राज है, तो सदर राज के बावजूद अगर 2 साल बाद भी वहाँ पे ज़िंदगी पटरी पे नहीं आती है तो ये तशवीश की बात है। आप देखिए, आपने जो है एक अहम नुक्ते पे बात की थी अभी कि वहाँ पे जो है कुकी कबाइल की जानिब से जो मतलब एक क्रिश्चियनिटी की तरफ जो है ज़्यादा झुकाव था, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे मज़हब की तब्दीली का जो है हो रहा था। तो आपको याद होगा कि जब तशद्दुद हुआ था तो 70 से ज़्यादा गिरजाघर जलाए गए जी थे वहाँ पे। और उस वक्त जब अमेरिका में जो बाइडन अमेरिका के सदर हुआ करते थे, उन्होंने बाज़ाब्ता जो है एक बयान जारी करते हुए सरजनिश की थी। उन्होंने कहा था कि अक़लियतों पे हमले जो मणिपुर में हो रहे हैं वो बाइस तशवीश है। उन्होंने जो है बाज़ाब्ता इसका इजहार किया जी था, जी और हुकूमत को तंबीह की गई थी अमेरिका की जानिब से कि वहाँ पे जो हो रहा है उसको रोका जाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस लेवल का जो है ये सूरत हाल वहाँ पे पैदा हो गई थी, और इतनी संगीन सूरत हाल हो गई थी कि अमेरिका के सदर को बयान देना पड़ा था। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक मुल्क के एक छोटे से इलाके के, दूर दराज इलाके के, दुश्वार गुजार इलाका, पहाड़ी इलाकों में एक छोटे से इलाके के बारे में अगर अमेरिका का सदर ये बोलता है कि वहाँ जो हो रहा है वो बहुत तशवीशनाक है, तो यकीनन ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी हुकूमत के लिए, हमारे वज़ीर आज़म के लिए, सभी के लिए जो है ये बायस शर्मिंदगी वाला मामला है। देखिए, अगर हुकूमत चाहे तो एक दिन में इस तशद्दुद पे काबू पाया जा सकता है, बिल्कुल पा सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जब हम 9 लाख फ़ौजी जो है श्रीनगर कश्मीर में भेज सकते हैं, जब हम जो है आर्टिकल 370 का ख़ात्मा करके 2 लाख फ़ौजियों को वहाँ पे मुंतकिल कर सकते हैं,
तो क्या हम मणिपुर में अमन कायम करने के लिए फ़ौज को इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। ये भी सवाल जो है, ये सवाल तो वो मणिपुर के लोग खुद कर रहे हैं सवाल। सैयद साहब, यहाँ पे क्या है, शुमाल मशरक़ी जी रियासतों में एक अहम जी रियासत मानी जाती है जी मणिपुर। और फिर हमें खतरा है हमारे पड़ोसी जो मुल्क है जी, रिया बिल्कुल चीन मुसलसल जो है बिल्कुल, दरअंदाजी कर रहा है। चाइना की दरअंदाजी से, मुसलसल चाइना की दरअंदाजी का खतरा हमारे सर पे मंडला रहा है। इन हालात में अगर वहाँ पर फौज को, जैसा कि आपने कहा कि फौज को अगर अमन की बहाली के लिए हम पहुँचा दें तो फिर चाइना भी खौफजदा हो जाएगा, क्योंकि जी हमारी बिल्कुल सरहदें जो है वो जी मजीद महफूज हो जाएंगी। बिल्कुल वहाँ पे चीन की अगर हमारी हिंदुस्तानी अफवाज की जो है मणिपुर में मौजूदगी जो है, ना सिर्फ मणिपुर में अमन बहाल करेगी बल्कि पूरा शुमाल मशरक़ी रियासतों में एक जी मजबूती और एक क्या बोले इस्तेहकाम पैदा कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल सिक्योरिटी के जो ये जो हालात हैं जी वो हालात में के लिए भी हमारे लिए मामून बहुत साबित अहम होगा। है, बहुत एकदम अहम साबित होगा। तो हुकूमत को इस सिलसिले में काम करने की ज़रूरत है। देखिए, सिर्फ यहाँ कौमी शाहराओं पे जो है रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं है। कौमी शाहराओं पे मूवमेंट को जिस तरीके से जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है, जिस तरीके से वहाँ पे लोगों के साथ रवैया, देखिए अगर रिस्ट्रिक्शन होता है तो कोई साजो सामान लेके आ रहा है, कोई लारी अनाज लेके आ रही है, कोई लारी फ्रूट लेके आ रही है, कोई गाड़ी जो है सब्ज़ी लेके आ रही है, तो वो एक बार आएंगे। जब उनके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती का रवैया अपनाया जाएगा तो दूसरी बार वो लोग वो नहीं लोग नहीं आएंगे, आएंगे यकीनन। नहीं आएंगे। तो ये तमाम चीज़ों से जी जिनका आपने तस्करा किया है वो जी तमाम चीज़ों से मणिपुर का वो हिस्सा जी जो मणिपुर जो है जी महरूम हो जाएगा। और बिल्कुल ना सिर्फ महरूम होगा बल्कि वो जो तरकारियाँ, मेवे वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो जी ट्रांसपोर्ट होके आ रही हैं, वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो खरीद कर बेचेंगे तो बिल्कुल उससे मुनाफा होगा। तो ये जी तमाम चीज़ें वो थम जाएंगी, रुक जी जाएंगी। बिल्कुल ये यकीनन हुकूमत को इस मामले में संजीदगी से सोचना चाहिए। अमन की बहाली के लिए ख़ास तौर पर मणिपुर में और कौमी शाहरा 2 और कौमी शाहरा 27 को अगर खोल दे तो यकीनन जो लोग परेशान हाल है वो उनकी परेशानियों में बड़ी हद तक मदद मिलेगी। सज्जाद साहब, एक अहम खबर जो है शांग्रीला डायलॉग 2025 से निकलकर सामने आ रही है। वहाँ पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो सरबराहान हैं, ज़िम्मेदारान, आला ओहदेदारान हैं फ़ौज के, दोनों के दरमियान में बातचीत हुई और अपने अपने जो ख्यालात हैं उन्होंने रखे वहाँ पर। ख़ास तौर पर इंडिया ने ये शांग्रीला डायलॉग 2025 में जो पहलगाम में अप्रैल के महीने में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो दहशतगर्द हमला हुआ और पाकिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तानी नज़ाद जो ग्रुप है, दहशतगर्द ग्रुप है, उनकी जानिब से जो हमला हुआ उसकी तफसीलात पेश की, जिसका पाकिस्तान ने सरे से इनकार किया है। जी बिल्कुल। देखिए, शांग्रीला डायलॉग जो है सिंगापुर में जो मुनाकिद किया गया है वो आम तौर पे जो है खित्ते में फ़ौजी सरगर्मियाँ या फिर फ़ौजी कार्रवाइयाँ या फिर फ़ौजी मूवमेंट जो भी जो है फ़ौजी जो मतलब एक है मकासद होते हैं, उन मकासद के बारे में या फिर खित्ते को जो है जो मतलब दरपेश मसाइल, जो फ़ौजी मसाइल जैसे कि जो है हिंद पाक के माबिन जो देखने में आया है मामला, इस तरह के मामलात से खित्ते को बचाने के लिए या फिर खित्ते में जो है क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए शांग्रीला डायलॉग का हमेशा से जो है एहतमाम किया जाता है हर साल। और इस खित्ते के तमाम मुल्कों के फ़ौजी सरबराहान या फिर अहम फ़ौजी अहदेदार वहाँ पे जाते हैं और आपस में जो है वो लोग शेयर करते हैं अपने क्या उनकी जो है हिकमत अमली है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या उनका जो है प्लान है, क्या जो है वो चाहते हैं। बहरहाल ये हमेशा एक रिवायती जो है डायलॉग है। अब पहली बार ये डायलॉग इसलिए जो है मंजर आम पे आया है कि वहाँ पे पाकिस्तान के सरबराह की बातें, पहली बात तो ये कि हिंद पाक के माबिन एक बड़ी जंग जो है होते होते टल गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह के हालात बन गए थे, दो जौहरी ताकतों के बीच जिस तरह के हालात बन गए थे, उसने पूरी दुनिया को एक जो है एक दहशत में डाल दिया था। तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है इसलिए जो है फोकस्ड रहा इंडिया और पाकिस्तान के, इंडिया के CDS वहाँ पे थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने जो है
दो बातें उन्होंने दो बातें की। हिंदुस्तान के जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने दो बातें की। पहली बात तो उन्होंने ये की कि पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है और पाकिस्तान की सरपरस्ती में ये हमला हुआ, आम शहरियों को मारा गया। फिर उन्होंने कहा कि चूँकि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हम पाबंद अहद हैं, चाहे वो सरहद पार ही से क्यों ना हो रही हो। हम इस बात के लिए जो है हमेशा हमने ये बात कही है कि अगर सरहद पार से भी दहशतगर्दी होती है तो फिर दहशतगर्दों के निशानों को सरहद पार जाके भी जो है अगर हमको जो है निशाना बनाना है तो हम इसके लिए आज़ाद हैं, हमें इसका इख्तियार है। ये माजी में भी ये हिंदुस्तान कहता रहा है और अब भी शंग्रीला डायलॉग में भी जो है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये बात रखी। और उन्होंने देखिए यहाँ तक कहा कि देखिए हिंदुस्तान का मकसद जो है कोई बड़ा जो है मिलिट्री एक्शन नहीं था। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा था कि चूँकि दहशतगर्दी के मराकज़ की सरगर्मियों की वजह से ये जो है हमला हुआ है पहलगाम का, इसलिए हमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ को जो है निशाना बना के इसका बदला लेना था। जैसा कि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक ज़िम्मेदाराना कार्रवाई थी और एक बहुत ही मुनासिब कार्रवाई थी और इस कार्रवाई में हमने ठीक ठीक जो निशाने हमारे थे उन्हीं निशानों को हमने जो है उन्हीं निशानों को टारगेट करके हमने कार्रवाई की। हमने ना किसी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया ना किसी बाज़ाब्ता स्टेटमेंट्स उस वक्त भी ऑपरेशन सिंदूर के अख्तिताम के बाद भी बहुत सारे जो आर्मी फौजी सरबराहान हैं उनकी जानिब से और सियासी कायदीन की जानिब से, ख़ास तौर पर हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जो है खारिजी वजीर जो है उनकी जानिब से भी ये बयान आया। अमित शाह ने भी ये बयान दिया था कि हमने किसी शहरियों को या फौजी ठिकानों को बिल्कुल निशाना नहीं बनाया। सरहद पार जो मकबूजा कश्मीर है वो मकबूजा कश्मीर जो दहशतगर्दी के ठिकाने हैं उन्हीं को निशाना बनाया। उसके बहुत सारे फुटेजेस भी जो है वो सामने आए, मंजर आम पर आए और वो जो लोग मर गए, मारे गए इन दहशत मतलब ये फ़िज़ाइया हमलों में, ऑपरेशन सिंदूर में जो दहशतगर्द मारे गए उनके नमाज़े जनाजा की भी तस्वीर और वीडियोस फुटेज निकलकर सामने आई। यकीनन ये है, मगर पाकिस्तान का आलमी सतह पर इस तरीके से झूठ बोलना जो है एक अचंभे की बात है सज्जा साहब। देखिए यकीनन आप इस बात को तस्लीम नहीं कर सकते कि आप दहशतगर्दों को पनाह दिए हुए हैं, दहशतगर्द अड्डों को आप फरोग दे रहे हैं, इस बात का आप आलमी सतह पर है, लेकिन आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त किस तरह देता है कि आप झूठ बोले। बिल्कुल, देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था सियालकोट में, भावलपुर में और मुजफ्फराबाद में, ये तीन इलाकों में जो है जब हिंदुस्तानी मिसाइल जो है टारगेट करते हैं वहाँ पे जो है जो दहशतगर्दी के मराकज़ हैं जहाँ पे सरगर्मियाँ होती हैं, तो उन टारगेट्स के बाद मौलाना मसूद अज़हर का बयान आता है कि मेरी फैमिली के 10 लोगों की मौत हुई है। जी, मसूद अज़हर के बयान यकीनन ये वही मसूद अज़हर है जी जो मतलब फहरिस्त में हिंदुस्तान की दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी मतलूब है और अमेरिका की जानिब से जारी करदा जो दहशतगर्दों की फहरिस्त है उसमें भी इंतहाई मतलूब है। तो अब जब मौलाना मसूद अज़हर का बयान आ गया कि मेरी फैमिली के 10 लोग जो है इस जो है हमले में मारे गए हैं, तो इससे ये साबित हो गया कि वहाँ पे दहशतगर्दी के मराकज़ थे। ये साबित हो गया इस बयान से। अब इस बयान से इस बात के साबित होने के बाद अगर पाकिस्तान जो है डिनाई करता है कि पहलगाम में जो हमला हुआ है इससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये बात समझ से बालातर है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, पाकिस्तान जो है इस मसले को जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके की इश्तियाल अंगेज़ी की गई, जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है हिंदुस्तान के शहरी इलाकों पे शलबारी की, जैसा कि जम्मू है, जैसा कि जम्मू है, पूंछ है और पंजाब के कुछ इलाके थे, वो सरहद पाकिस्तान की सरहद से जो लगे हुए पूरे हिंदुस्तानी पूरे इलाके हैं उन इलाकों में शलबारी इश्तियाल अंगेज़ी के साथ शरबाजी और घरों को निशाना बनाया गया। पूंछ में तो 10 से ज़्यादा लोगों की शहादत हुई इस हमले में, आम शहरियों की, घर बर्बाद हो गए। खुद जम्मू एक शहर है कश्मीर का,
और जो है वो गरमाई दारुल हुकूमत भी है जम्मू। जम्मू में जो है खुद जम्मू के शहरी इलाकों में शलबारी की गई, एक 2 मंजिला मकान जम्मू का जो है मिट्टी का ढेर बन गया। मतलब कितनी शदीद शलबारी थी कि 2 मंजिला मकान जो है मिट्टी का ढेर बन जाता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए। तो खुद उमर अब्दुल्ला जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि 70 साल में ऐसा नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू शहर को निशाना बनाया जम्मू गया शहर है। न सिर्फ जम्मू जी। शहर को निशाना बनाया गया बल्कि जी। शहरियों को भी निशाना बनाया गया। बिल्कुल। शहरी भी उसमें जी। इनकी जो पाकिस्तान की जो शलबारी है जी। वो जो और ना देखिए, एक मुआहदे होते हैं, सीज फायर के मुआहदे रहते हैं, जंगी मुआहदे होते हैं, वो तमाम चीज़ों में खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से हुई है, हमेशा होती है। जी, सीज फायर की खिलाफ वर्जी, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान करता है, और वो जो सरहदी इलाकों पे इश्तियाल अंगेजी को रोकने की जो मुआहदात हुए हैं उसकी खिलाफ वर्जी पाकिस्तान करता है। तो ये सारी दुनिया के सामने ये वाज़े है, ये आया है। उसके बावजूद भी शांग्रीला डायलॉग 2025 में हमारे अफवाज के जो सरबराहान हैं, जिम्मेदारान हैं, उनकी जानिब से शवाहिद पेश किए जाने के बाद, ये बातें बताए जाने के बाद उसको इनकार करना, ये काबिल मजम्मत है और काबिल अफसोस है। मगर जैसा कि आपने जिक्र किया ऑपरेशन सिंदूर का, तो आप देखिए अब एक तरफ तो हम ये इस बात से हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, तमाम हिंदुस्तानी इस बात से फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी अफवाज ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, और जो पहलगाम में जो लोग दहशतगर्दों के हाथ से निशाना बने उन दहशतगर्द ठिकानों का उनको तबाह करके, दहशतगर्दों को ख़त्म करके, सफ़े हस्ती से मिटा के हिंदुस्तानी अफवाज ने एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है। इसकी हम सताइश कर रहे हैं और इसके ऊपर हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। अगर बीजेपी है तो इसका सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, अब अमित शाह बीजेपी के जो वर्कर्स की मीटिंग है बंगाल में, वहाँ पर तकरीर करते हुए ये कहते हैं कि ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर की मुखालिफत की, वो मुखालिफत कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कब कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर की मुखालिफत कर रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी ने तो दो टक अंदाज में कहा कि बीजेपी ने पहले ऑपरेशन सिंदूर किया, अब वो ऑपरेशन बंगाल करना चाहती है। ये ममता बनर्जी ने अमित शाह के आने से पहले ही ये बात कही थी। देखिए, जब जो है एक कुल जमाती वफ़द जो है बाहर के मुल्कों में जा रहा था, हिंदुस्तान का मौक़िफ़ वाज़े करने के लिए कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया या पाकिस्तान पे जो कार्रवाई की, उसका मकसद, बुनियादी मकसद क्या था, और हमारा मकसद जो है जंग छेड़ना या जंग को जो है दावत देना नहीं था। तो उस वक्त जब ममता बनर्जी की पार्टी से भी लोगों को लिया गया था, तो जब ममता बनर्जी मतलब देखे तृणमूल कांग्रेस की जो जनरल सेक्रेटरी हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा था कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया और जिस दिन पहलगाम का वाक़या हुआ, उसी वक्त हमने दो टोक अंदाज में कहा था कि हमारी पार्टी और बंगाल की हुकूमत, मगरबी बंगाल की हुकूमत मरकज़ में बीजेपी के साथ है, और हम जो है इस सारे मामले में बीजेपी के साथ खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है बीजेपी ने अपनी मर्ज़ी से तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोगों को, 2 लोगों को या एक आदमी को चुनने की कोशिश की, और ये हमें मंजूर नहीं है। ये जब भी जो है अभिषेक बनर्जी ने कह दिया था। देखिए, जब ममता बनर्जी ने जो कड़ी तनकीद की, ममता बनर्जी का यही कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यकीनन ये फ़ौज ने जो है एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से उसको अपने जो है मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है, मतलब ऐसा मालूम हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर आर्मी ने नहीं किया, बीजेपी के लोगों ने किया। ये तो हकीकत है कि बहुत सारी तस्वीर जो है वजीर आजम के, वो हाथ में हेलमेट पकड़े हुए पायलट के, और ऐसी बहुत सारी तस्वीर जो है वो निकल कर आ रही हैं, सोशल मीडिया पर भी गश्त कर रही हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे। उसके ऊपर भी बहुत शिद्दत के साथ मुखालिफत हो रही है। जैसा हमारे पास टाइम बहुत कम है, इशारे बार बार मिल रहे हैं, तो हम आखिरी खबर पर एक बहुत ही अहम है, क्योंकि हैदराबाद से जुड़ी हुई ये खबर है, इस पर हमारा बात करना निहायत ज़रूरी है, तो इसीलिए इस खबर पर बात कर लेंगे। एक गौ रक्षकों की जानिब से
मुसलसिल जो ये मवेशी ताजिर जी। हैं, ट्रेडर्स हैं, कैटल ट्रेडर्स हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं, मुसलसिल उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जबकि जब जानवर ये खरीदते हैं तो वो जो सर्टिफिकेट्स वगैरह तमाम चीज़ें देखकर, तमाम चीज़ों की तस्दीक करने के बाद, तमाम चीज़ों जी। की जांच पड़ताल के बाद ये मवेशी वो खरीदते हैं और लेकर आते हैं, क्योंकि बकरीद का मौका है। मौके पर ये मवेशी फरोख्त होते हैं, जी। कुर्बानी के लिए इन जानवरों का इस्तेमाल होता है। जी। देखिए, एक बात तो यकीनन जो ट्रेडर्स हैं वो उनको इस बात का यकीन है कि भाई गाय जो है उसके ज़बीहा पर इम्तना है, तो वो जी। कभी वो गाय कभी लेकर ज़बीहा के लिए जी। वो गाय कभी लेकर नहीं आते। ये बात पक्की है। जी। लेकिन उसके बावजूद भी जो बैल वगैरह है वो जब लेके आ रहे हैं, तमाम तस्दीक के बावजूद, तमाम डॉक्टर सर्टिफिकेट्स के बावजूद, हुकूमत की इजाज़त के बावजूद, हुकूमत की इजाज़त के बावजूद, मुताल्लिका महकूमे, मुताल्लिका पंचायत वगैरह जो है उनके इजाज़तनामों के बावजूद जब लेकर आ रहे हैं, तो फिर भी ये गाँव रक्षकों का जो खुद साख्ता गाँव रक्षक है, न सिर्फ वो हमला कर रहे हैं बल्कि वो गाड़ियाँ छीनकर सीधा गौशाला लेकर चले जा रहे हैं। यकीनन देखिए करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है इससे ट्रेडर्स को। ख़ास तौर पे देखिए ये जो मवेशी है, गांव वाले ये मवेशी इसलिए इस उम्मीद पे पालते हैं, जाहिर सी बात है हर गांव में हम देखते हैं कि लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, मुर्गी और बकरी भी पालते हैं और गाय भी पालते हैं। तो गाय से जो बछड़े होते हैं, जब वो इस उम्मीद पे इन बछड़ों को बड़ा करते हैं पाल के कि ये 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में बड़ा हो जाएगा, तो इससे जो 50,000 1 लाख रुपए की जो आमदनी होगी वो हमारे लिए एक बड़ा सरमाया होगा। हमारी 1 साल की जो है ज़िंदगी के लिए, 1 साल की ज़िंदगी का जो है हमको एक मदद मिलेगी इससे। तो इस उम्मीद पे पालते हैं, वो बेचते हैं। लेकिन अगर इस तरह के हालात, ये गौरक्षा क्या है, ये सीधे सीधे जो है एक सियासी जो है ब्लैकमेलर्स हैं, ब्लैकमेलर्स ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, यकीनन गुंडागर्दी कर रहे हैं। और फिर ये गौरक्षा के नाम पर ये लोग खामोशी के साथ बहुत सारे इल्जामात हैं, बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये क्या बोलना चाहिए, दूसरे तरीके से जानवरों को बेचते हैं। इस बात की भी इत्तलात हमारे पास है, बिल्कुल इसकी तस्दीक भी हो रही है, इसकी तस्दीक भी हो चुकी है कि वो जो गौरक्षक है, जो खुद साख्ता गौरक्षक है, एक यकीनन हुकूमत को भी, खास तौर पर पुलिस को इस मामले में थोड़ा संजीदगी इख्तियार करने की जरूरत है। सजा साहब, मैं हैरान हूँ। मैं पुराने शहर का, इत्तेफाक से एक रोज कबल में पुराने शहर के, मतलब खास तौर पे याकूतपुरा और मलकपेट के कुछ इलाके हैं, चारमीनार के कुछ इलाके हैं, वहां पर मेरे मतलब कल कुछ काम से मेरा उधर मौका हुआ जाने का। मैंने देखा वो इन इलाकों में गुंजान आबादी, मुसलमानों की गुंजान आबादी है, जहां पर बड़े जानवर जो है खास तौर पर लाए जाते हैं कुर्बानी के लिए, वहां पर पुलिस पिकेट्स है। पहली बार मैंने देखे। जी बिल्कुल, पुलिस पिकेट्स हैं और पुलिस जो है बाज़ाब्ता आके उन जानवरों की जांच भी करती है। तो ये देखिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है जी। हुकूमत जब तक आहनी शिकंजों से इस तरह के हालात पे कंट्रोल नहीं करेगी, ये गौरक्षा के नाम पे ये गुंडागर्दी या फिर ये दहशतगर्दी होती रहेगी। और जो है लोगों को, जो अमन पसंद लोग हैं, जो है अपना बिजनेस करते हैं, जिनको जो है कोई मतलब नहीं होता है, खुसूसी तौर पर ये बकरीद के मौके पे बाज लोग होते हैं कि वो जो खास तौर पे मतलब कुछ एक इन्वेस्टमेंट के जरिए 2-4-5 लाख के इन्वेस्टमेंट के जरिए कुछ कमाई हो जाएगी, उम्मीद के साथ कारोबार में उतरते हैं। उनको खास तौर पर अगर इस तरीके के वाक़यात उनके साथ पेश आ जाते हैं तो वो 1-2 साल का जो उनका सरमाया है, वो सरमाया तो लुट जाएगा और फिर उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। यकीनन देखिए, ये जो हो रहा है ये तशवीशनाक है। और इससे पहले भी माजी में भी जो है KCR की हुकूमत पे भी जो है इल्ज़ामात लगते थे कि वो लोग जो है गौ रक्षकों पे जिस तरह से शिकंजा कसना चाहिए नहीं कस रहे हैं। अगर अब यहाँ कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी की जो है हुकूमत है, अगर ये बहुत सारी उम्मीदें हैं सच्चा साहब, ये हुकूमत भी अगर इस मामले में जो है अगर इस तरह से दरगुजर, मतलब एक इग्नोर करने का या फिर नज़रअंदाज करने का जो है रवैया अख्तियार करती है, तो आने वाले दिनों में ये मामला बहुत तशवीशनाक शक्ल अख्तियार यकीनन। चूँकि आवाम को, तेलंगाना की आवाम को, ख़ास तौर पर जो अक़लियतों को बहुत सारी उम्मीदें कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हैं, क्योंकि मरकज़ में राहुल गांधी जो है नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान जो खोल रहे हैं। तो इन हालात में अगर नफ़रत का बाज़ार जो है परवान चढ़ता है तेलंगाना में, तो फिर राहुल गांधी का वो जो दावा है, राहुल गांधी की जो वो कोशिश है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की जो कोशिश है, उसके
पर एक बड़ा कार्यजर्ब साबित होगा। तो लिहाजा पुलिस को, ख़ास तौर पर सिटी पुलिस को इस मामले में चौकसी इख्तियार करने की ज़रूरत है और वो जो गौ रक्षा के नाम पर जो तशद्दुद कर रहे हैं, बेजा ट्रेडर्स को हिरासा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए अमन को शहर में बरकरार रखने की ज़रूरत है। तो नादरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और अब सियासत टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।